फिजिक्स का लेसन नंबर 5 पढ़ाई करते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों, जानेंगे कि इसमें तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रारंभ में जब बहुत ही कम तत्व ज्ञात थे तब उसके गुणों का अलग अलग करके अध्ययन करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी। प्रारंभ में जब बहुत ही कम तत्व थे तो उसके गुणों के बारे में अध्ययन करने में हमें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन एक एक करके जब बहुत सारे तत्वों का आविष्कार हुआ तो उसके गुणों का अध्ययन करके अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाई होने में महसूस होने लगी। मतलब हमें महसूस होने लगा उसके गुणों के बारे में अध्ययन करने में है जो कि कठिनाई होने लगी। तब अब तक के लगभग 111 तत्वों का आविष्कार हो चुका है। तो यहाँ सवाल पूछेगा तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम जवाब देंगे कि प्रारंभ में जब बहुत ही कम तत्व ज्ञात थे तो उसके गुणों के बारे में उसके गुणों के बारे में अलग अलग करके अध्ययन करने में कठिनाई नहीं होती थी। लेकिन जब एक एक करके बहुत सारे तत्वों का आविष्कार हो गया तो उसके गुणों का अलग अलग करके अध्ययन करने में कठिनाई होने लगी। ये हो गया इसका आंसर। अब तक के लगभग 111 तत्व है, ये हमारा सवाल है ऑब्जेक्टिव में। तत्कालीन वैज्ञानिक ने समान गुण वाले तत्वों को समूहों में बांटने का प्रयास किया, मतलब ग्रुप में बांट दिया। एक गुण वाला एक ग्रुप में, एक गुण वाला एक ग्रुप में, ऐसे करके बांट देने का प्रयास किया ताकि किसी विशेष समूह के किसी एक तत्व के गुणों का अध्ययन करके हम समूह के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। एक के बारे में पता चल गया तो फिर हम अन्य के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अतः उस क्षेत्र में हुए विभिन्न प्रयासों का मूल्यांकन ऐतिहासिक दृष्टि से उचित होगा। तत्वों के वर्गीकरण के लाभ। तत्वों के वर्गीकरण के लाभ क्या है? पहला, तत्वों के वर्गीकरण के निम्नलिखित लाभ है। पहला, तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सके। पहला हुआ कि इसके गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सके, मतलब अच्छा से किया जा सके। पहला क्लियर हो गया। तत्वों के वर्गीकरण के लाभ निम्नलिखित है। पहला, तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सके। दूसरा, सभी तत्वों के गुणों का अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी एक समूह के एक तत्व के बारे में जान गए तो पूरा के पूरा जान जाएंगे। किसी समूह के तत्वों के गुण में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को समझना आसान हो गया। कोई भी तत्व में जो क्रमिक परिवर्तन हो रहा है उसके गुणों में, उसके समझना है जो कि आसान हो गया। इसमें विभिन्न तत्वों के समूह के पारस्परिक संबंध की जानकारी, मतलब कौन तत्व का संबंध किसके साथ कैसा है, ये हम जान गए। तो तत्वों के वर्गीकरण के लाभ निम्नलिखित है। पहला हो गया कोई भी तत्वों का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सके। दूसरा हो गया कोई एक किसी समूह के एक तत्व के बारे में जानने से हम उसके अन्य समूह के अन्य तत्व के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा हुआ कि भाई तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को आसानी से समझ सकते हैं। और चौथा हुआ इसमें विभिन्न समूहों के तत्वों का पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। प्रारंभ में तत्वों को किस हिसाब से बांटा गया? धातु और अधातु में वर्गीकरण। शुरुआत में तत्व को धातु और अधातु के हिसाब से बांटा गया। पहला, सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में लफ्वाजे ने तत्वों का वर्गीकरण धातु अधातु में किया। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। सर्वप्रथम जो धातु का वर्गीकरण तत्वों का वर्गीकरण धातु अधातु में किसने किया? लफ्वाजे ने। ये ऑब्जेक्टिव है, याद रखना है। सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किसने किया? लफ्वाजे ने किया। उसके अनुसार कुछ गुण सभी धातुओं में समान रूप से पाए जाते थे। उदाहरण के लिए धातु चमकीला होता है, धातु वर्धनीय होता है, तन्य होता है, ये ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर है कि हम लोग पढ़ें, ये सभी चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले। तथा उसके ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। इसी प्रकार के धातु में मतलब कुछ कुछ गुण धातु में, सभी धातु में परस्पर एक समान होता है। और इसी प्रकार धातु में भी कुछ कुछ गुण है जो कि एक समान दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए ये चमकीला नहीं होता है, ये देखने में उदासीन होता है, इसमें अधातु वर्धीयता और तन्यता नहीं होता, मतलब अधातु वर्धनीय और तन्य नहीं होता है। ये ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं और इसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये धातु में अलग गुण होता है, अधातु में अलग गुण, इसके हिसाब से बांटें। दोस्त इसमें याद रखना है कि सर्वप्रथम है कि तत्वों को धातु अधातु के रूप में किसने बांटा? लफ्वाजे ने। धातु अधातु के बारे में तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। दोष के बारे में जानते हैं। वर्गीकरण की यह प्रणाली निम्नलिखित कारणों से सफल नहीं हो सकी। मतलब इसका दोष मतलब हुआ कि भाई ये दोष मतलब बुराई कह सकते हैं, या अवगुण कह सकते हैं, या सीमा कह सकते हैं। तो दोष ये जो सफल नहीं होने के पीछे क्या कारण है? ऐसा वर्गीकरण इतना साधारण है कि इसके आधार पर तत्वों के गुणों का समुचित अध्ययन नहीं किया सके। ये वर्गीकरण असफल इसलिए रहा क्या है कि ये जो वर्गीकरण जो था ना धातु अधातु के हिसाब से, ये इतना आसान था, इतना सरल था कि इसके बारे में पूरा डीपली जानकारी है जो कि हम नहीं प्राप्त कर सके। या बहुत सी धातुओं के बीच की भिन्नता की व्याख्या नहीं कर पाते। बहुत सारा धातु के बीच की भिन्नता मतलब उसके बीच जो अलग अलग है गुण जो है उसके बारे में नहीं जानकारी प्राप्त
कर सकते। इसी प्रकार बहुत से धातुओं के बीच की भिन्नता को भी यह समझाने में सक्षम नहीं हो सका। इसी प्रकार से बहुत से धातुओं के बीच की भिन्नता को भी यह समझाने में सक्षम नहीं हो सका। उदाहरण के लिए सोडियम और प्लेटिनम दोनों ही धातु, किंतु सोडियम अति क्रियाशील है, प्लेटिनम अक्रिय धातु है। इसी प्रकार ग्रेफाइट सल्फर दोनों धातु है, किंतु इन दोनों के गुणों में काफ़ी अंतर है। कहने का मतलब हुआ कि धातु अधातु का जो है वर्गीकरण करने से ये इतना वर्गीकरण इतना सरल था, इतना नॉर्मल था कि पूरा बढ़िया से जानकारी है जो कि नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये याद रखना है। तो हम अभी तक के है जो कि 2-3 सवाल पर है। पहला नंबर, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो प्रारंभ में जब बहुत ही कम तत्व ज्ञात थे तो उसके गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में है जो कि कठिनाई नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे बहुत सारे तत्वों का आविष्कार हो चुका तो फिर उसके गुणों का अध्ययन करने में हमें कठिनाई होने लगी, इसलिए तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। फिर हम जानते हैं टोटल अभी तक के तत्व है जो कि 111 हुआ, ऐसे 118 होता है, लेकिन 111 दिया हुआ है, 111 ही याद रखेंगे। तत्वों के वर्गीकरण से लाभ जानवे करते हैं कि भाई तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से किया सके और इसके गुणों को अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी समूह के एक तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पूरा के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाता है। किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को आसानी से समझा सके और विभिन्न समूह के तत्वों के पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त कर सके। फिर हम बात ही पर है कि भाई धातु अधातु के हिसाब से तत्वों को किसने बांटा? लवाजे ने। फिर हम ये सब चीज़ तो ऐसे हैं। संयोजकता के आधार पर धातु को संयोजकता के आधार पर बांटा गया। कैसे बांटा गया इसको समझते हैं। इसके अनुसार समान संयोजकता वाले तत्वों को एक साथ रखा गया, मतलब समान संयोजकता वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। यथा एक बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन आदि तत्वों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया, किंतु इस प्रकार के वर्गीकरण के भी दोष हुए, मतलब ये भी क्लियर नहीं कर सका। बहुत से तत्वों की संयोजकता परिवर्तनशील होती है। उदाहरण के लिए कॉपर की संयोजकता 1 और 2 होती है। ये हम लोग पढ़े हैं 9 क्लास में कि कोई बहुत सारे ऐसे तत्व जिसकी संयोजकता 2 होती है, जिससे कॉपर की संयोजकता 1 और 2 होती है, लोहा की संयोजकता 2 और 3 होती है, टीन की संयोजकता 2 और 4 होती है। अतः इन तत्वों का वर्ग का स्थान अनिश्चित है, मतलब इसका वर्ग का स्थान अनिश्चित हो जाता है। एक ही संयोजकता वाले तत्वों के गुण एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक ही संयोजकता वाले तत्वों के गुण एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम और क्लोरीन दोनों की संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। इन दोनों के गुण एक दूसरे से नितांत भिन्न होता है। सोडियम एक प्रबल विद्युत धनात्मक धातु है, जबकि क्लोरीन एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक धातु है। तो संयोजकता के आधार पर भी ये सफल नहीं हो सका। अब हम आगे पढ़ते हैं डोब्रेनर का तिर्यक नियम। ये हमारा सवाल है जो कि पूछता है परीक्षा में, इसको याद रखना है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मन रसायनज्ञ जॉन डोब्रेनर ने रासायनिक दृष्टि से सदृश तत्वों के 3-3 के समूहों में वर्गीकृत किया। ये समूह तिर्यक कहलाते हैं, इन्हें तिर्यक के नियम कहते हैं। डोब्रेनर के तिर्यक नियम क्या कहता है? यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान, मध्यवर्ती तत्व मतलब बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। शेष किनारे वाले दोनों तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। फिर से डोब्रेनर का तिर्यक नियम यह कहता है कि तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, शेष किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। इसे डोब्रेनर का तिर्यक नियम कहते हैं। ये सवाल पूछता है परीक्षा में। जैसे यहाँ पे दिया गया है वर्ग एक में यहाँ पे है जो कि कैल्शियम 40, अस्ट्रासियम 87.5, बेरिलियम 137। तो ये देखिए ये मध्यवर्ती ये हो गया, तो ये क्या कर रहा है? मध्यवर्ती तत्व के परमाणु द्रव्यमान मतलब 87.5 जो है ना, शेष किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत है। मतलब 40 में 137 जोड़ देंगे तो आ जाएगा जाकर के 177 आ जाएगा। 177/2 आधा औसत निकालने के लिए 2 का अगर औसत निकाल रहे हैं तो 2 से भागा, 3 का औसत निकालते हैं तो 3 से भागा, तो इसमें फिर 2 से भागा देंगे तो 88.5 आएगा, लगभग 87.5 के लगभग है। फिर वर्ग 2 में लिथियम 7, सोडियम के 23 होता है, पोटेशियम के 39 होता है। तब मध्यवर्ती मतलब सोडियम का 23 का, ये दोनों का योग का औसत, तो 39 में 7 जोड़ देंगे तो 46, 46 के आधा कर देंगे तो 23, इसके बराबर आ गया। फिर है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लिए। क्लोरीन और आयोडीन को जोड़ते हैं तो 35 में 0.5 में 127 जोड़ते हैं तो जो भी आता है जोड़ करके 7, 5, 12, 15, 1, 16, 162.5 आएगा बटे 2। जब इसको हल करेंगे तो लगभग 81.2 आएगा, मतलब 80 के आसपास आएगा। तो डोब्रेनर का तिर्यक नियम यही कहता है कि उसके मध्य वाले किसी भी कोई भी तत्व को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जब सजाते हैं तो उसके मध्य वाले मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। तिर्यक की विशेषता, किसी तिर्यक के तत्व को उसके गुणों के क्रमबद्धता पाई जाती है।
उदाहरण के लिए मतलब उसके गुणों में क्रमबद्धता पाई जाती है। परिवर्तन जो होगा ना लगातार होगा, कंटिन्यू, जैसे कैल्शियम, अस्टांशियम, बेरिलियम, ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया। यहाँ पर क्रियाशीलता बताया गया है। कैल्शियम, अस्टांशियम, बेरिलियम जो है ना, इसमें है कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील यह है, फिर यह है, फिर यह है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील मतलब ये कम है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम से ज़्यादा है कि सोडियम है, सोडियम से पोटेशियम। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्लोरीन हमारा ज़्यादा है। तो ये आपके जो होता है तत्वों के गुणों के में क्रमबद्धता को दर्शाती है। यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उसके गुणों में एक प्रकार का संबंध स्थापित करता है। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उसके गुणों में एक प्रकार का संबंध स्थापित करता है, किंतु त्रियक का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके अंतर्गत सभी तत्व का समावेश नहीं हो सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष है ना कि सभी तत्व का समावेश नहीं हो सकता, तक किसी अन्य प्रकार के तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास जारी रहेगा। ये भी डोब्रेनर का त्रियक नियम भी फेल हो गया। तो हम लोग है कि पहला धातु अधातु के अकॉर्डिंग कौन बांटा था भाई, बोलो बताओ, लहबाजे। फिर है कि संयोजकता के आधार पर बांटा, वो भी फेल हुआ। फिर डोब्रेनर का त्रियक नियम था भाई, त्रियक नियम किसने दिया, डोब्रेनर ने दिया। इसका त्रियक नियम क्या करता था, कोई भी तत्व को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है शेष किनारे वाले दोनों तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जानते हैं। 1856 से 66 में अंग्रेज रसायनज्ञ न्यूलैंड्स ने अपने समय तक आविष्कृत तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाकर एक नियम का प्रतिपादन किया। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। ये क्या कहता है, किसी तत्व को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाते। ये भी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर सजाया, तो किसी भी तत्व से मतलब कहीं से प्रारंभ की, किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। मतलब ये कहा कि किसी भी तत्व को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाते हैं ना, तो आठवें कोई भी तत्व से प्रारंभ करते हैं तो उसका जो गुण जो होता है ना, आठवें तत्वों के गुण के से गुण पहले तत्व के गुणों के समान होता है। किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व का जो गुण होता है पहले वाले तत्वों के गुणों के समान होता है। जैसा कि संगीत का 8वां स्वर जो होता है पहला स्वर के समान होता है। जैसे संगीत में सा रे गा मा प ध नी सा मा करके होता है ना, तो 8वां स्वर जो होता है वो है कि हमारा पहला स्वर के समान होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम यही था। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम रिपीट करते हैं भाई कि किसी भी तत्व को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जब सजाते हैं, तो जब परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाते हैं तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व का गुण जो होता है पहले वाले तत्वों के गुण के समान होता है। जैसे संगीत का पहला स्वर जो होता है आठवें स्वर के समान होता है, या 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। इसे ही न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। इसको भी याद रखना, ये भी सवाल पूछता है। यदि सोडियम से गिनती प्रारंभ किया जाए तो 8वां तत्व पोटेशियम आता है। इन दोनों के गुण समान होते हैं। इसी प्रकार बेरिलियम से गिनती प्रारंभ किया जाए तो 8वां तत्व मैग्नीशियम आता है। इसके भी गुण है जो कि समान होता है। जैसे सोडियम से गिनती करते हैं तो सोडियम का 11 होता है ना, तो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम के बाद ये हमारा सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया। क्लोरीन के बाद है जो कि हमारा ये आर्गन हो गया। आर्गन के बाद पोटेशियम। ये 8वां तत्व के बाद हुआ ना, पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होता है। तो पहला ये सोडियम का 11 होता है, 8वां तत्व पोटेशियम होता है। सोडियम से जब प्रारंभ करते गिनती तो इसके बाद 8वां जो आता है वो पोटेशियम होता है। दोनों का गुण समान होता है। इसी प्रकार बेरिलियम से प्रारंभ करते हैं तो मैग्नीशियम से मैचिंग करता है। तो बेरिलियम का 4 होता है ना, तो 4 में 8 प्लस साइड करेंगे तो मैग्नीशियम 12 आएगा ना, दोनों का गुण मैचिंग करता है। लेकिन ये भी हमारा ज़्यादा नहीं टिक सका, ये भी असफल रहा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के है कि दोष क्या है, इसमें हल्के तत्वों के लिए लागू हुआ। ये केवल हल्के तत्वों के लिए लागू हुआ, मतलब कैल्शियम तक जो 1 से 20 तक के तत्व है ना उसके लिए लागू हुआ। उसके आगे वाला तत्व जो होता है वो भारी होता है, उसके लिए लागू नहीं हुआ। भारी तत्वों के लिए नहीं, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण जो होता है प्रथम तत्व के गुण से भिन्न होता है। न्यूलैंड्स का अनुमान था कि प्रकृति में सिर्फ 56 तत्व ही हैं। न्यूलैंड्स का अनुमान क्या था कि प्राकृतिक में केवल 56 तत्व, लेकिन अभी हम लोग पढ़े हैं कि 111 तत्व है। समझ गए ना, होता है 118 गो तत्व है, लेकिन ये जिस समय किताब छपा था उसमें 111 ही तत्व था। तो अभी हम सब है कि ये न्यूलैंड्स का अनुमान था कि 56 तत्व ही हैं और आगे चलकर अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं होगा। ये सोच लिए थे कि अब तत्व थोड़े ही होगा, बहुत सारे नए तत्वों का आविष्कार हो जाने से इसके जो आचरण अष्टक नियम के प्रतिकूल थे, मतलब विपरीत थे। न्यूलैंड्स के कुछ असदृश गुण वाले तत्वों को एक ही स्तर के अंतर्गत रखा।
जो सदृश गुण वाले तत्व है ना उसको एक ही स्तर में के अंतर्गत रखा। उदाहरण के लिए कोबाल्ट और निकेल, जैसे कोबाल्ट और निकेल एक फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखे जबकि उसके गुणों में भिन्नता है, जबकि लोहा और कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा जबकि इसके गुणों में समानता। मतलब बहुत सारे ऐसा है ना जिसको ये अलग करके अलग अलग थलग रख दिया, मतलब जो नहीं पता चल रहा था जगह तक साथ बैठा दिए। अक्रिय गैसों का आविष्कार हो जाने से नवम तत्व का गुण जो होता है प्रथम तत्व का गुण के समान होता है। जब अक्रिय गैसों का जब आविष्कार हो गया तो नौवां तत्व का गुण जो होता है पहले तत्व के गुण के साथ से समान होता है, ना कि आठवां। तो ये इनका नियम फैल कर गया। तो हमें याद रखना है भाई, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम याद रखना है, डोरेनर का तिर्यक नियम याद रखना है, और ये फैल किया ये सब खाली पढ़ लेना है। अतः यह नियम अधिक प्रचलित ना हो सका और आगे चलकर यह नियम परित्याग कर दिया गया। ये प्रचलित अत्यधिक नहीं हो सका, परित्याग कर दिया गया। फिर भी इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि न्यूलैंड्स ने ही बताया था कि तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यही बताया था कि तत्वों के गुणों उसके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इनके अतिरिक्त न्यूलैंड्स ने ही बताया क्या था कि तत्वों के गुण आवर्ती होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। समझ गए ना? न्यूलैंड्स ने ही बताया था कि तत्वों के गुण आवर्ती होते हैं, मतलब निर्भर करते हैं, इधर बढ़ेगा तो उधर भी बढ़ेगा। वर्गीकरण की उपयुक्त प्रणाली से स्पष्ट होता है कि ये एक निश्चित सीमा तक ही लागू होता है। जब वर्गीकरण किया गया तो इससे स्पष्ट होता है कि एक निश्चित सीमा तक ही लागू होता है। बताइए कि कि भाई इनको पता था कि भाई 56 ही तत्व है जो कि प्राकृतिक में है, इससे ज़्यादा थोड़े ही होगा, ऐसा थोड़े ही है। वर्गीकरण के उपयुक्त प्रणालियों से स्पष्ट होता है कि यह निश्चित सीमा तक लागू होता है, व्यापक रूप में नहीं। अतः तत्वों का यह वर्गीकरण फैल कर गया। अब आगे है मेंडलीव का आवर्त नियम, ये आपका और इम्पोर्टेंट है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से प्रेरित होकर 1869 में रूसी रासायनज्ञ दिमित्री मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के गहन अध्ययन करके तत्वों के वर्गीकरण की एक नई। जब ये मेंडलीव जो आया है ये है जो कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में बहुत अच्छा से अध्ययन किए और इसके वर्गीकरण की प्रणाली को विकसित किया। तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाकर उन्होंने देखा तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन। द्रव्यमान के हिसाब से जब सजाया ना तो देखिए कि उसमें क्रमिक परिवर्तन हो रहता है गुणों में। तत्वों के एक निश्चित संख्या के बाद लगातार समान गुण वाले तत्व आता है। तत्वों के एक निश्चित संख्या के बाद इन्होंने देखा कि भाई समान गुण वाला तत्व आता है। अपने निष्कर्षों के आधार पर मेंडलीव ने एक नियम का प्रतिपादन किया, मेंडलीव का आवर्त नियम कहलाता है। इसके अनुसार क्या है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और जो रासायनिक गुण जो होता है उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, पूछेगा मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, तो मेंडलीव का आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। डोरेनर का तिर्यक नियम क्या था, तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाते हैं ना तो मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या था कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर 8वें तत्व का जो गुण होता है पहले तत्व के गुण के साथ के समान होता है। जैसे संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। दूसरे शब्दों में यदि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाला आवर्त फलन मतलब यही होता है, एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण सेम गुण है जो कि मिल रहा है, गुण वाले तत्व है जो कि पाए जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए मेंडलीव जो होता है उसके बारे में हम लोग है जो कि डिटेल से जानते हैं। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 को रूस के साइबेरिया के टोबोलस्क में हुआ था। इसको याद रखना, इसका जन्मदिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, जब पगला जाता है क्वेश्चन पेपर देने वाला तो पूछ देता है भाई कि इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। रूस के साइबेरिया है जो कि में हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात अपनी माँ से प्रोत्साहन से इन्होंने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। जब पहला प्रारंभिक शिक्षा पूरा हो गया तो माँ के प्रोत्साहन से, मतलब माँ इसको मोटिवेट की तो ये है जो कि विश्वविद्यालय में दाखिला लिए और 1856 में स्नातकोत्तर एवं 1865 में PhD, मतलब ग्रेजुएट है जो कि 1856 में है जो कि किए, 1865 में PhD की उपाधि प्राप्त किए, 56 में है जो कि स्नातकोत्तर और 65 में PhD की उपाधि। 1867 में ये सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में समान रसायन के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त हुए। अपनी माँ के प्रेम से अभिभूत होकर के इन्होंने अपनी सारी कृतियाँ माँ को समर्पित कर दिया। मतलब जो भी पूछता था इनसे कि बताइए आप यहाँ तक के पहुँचने में किसको है जो कि उपलब्धि है देना चाहते हैं, तो ये कहते थे सारा श्रेय है जो कि हमारी माँ को जाता है। क्लियर है? तत्वों के वर्गीकरण के क्षेत्र में इनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने तत्वों के आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने तत्वों के आवर्त नियम का प्रतिपादन किया जिसके आधार पर निर्मित आवर्त सारणी आज मेंडलीव की आवर्त
सारणी के रूप में विश्व मान्यता प्राप्त कर चुकी है, जिसका जो नियम है आज मेंडलीव की आवर्त सारणी के रूप में विश्व मान्यता प्राप्त कर चुकी है। इसी सारणी की सहायता से आज अनेक नए तत्वों का आविष्कार हो चुका है। 1890 इन्होंने प्रधानाध्यापक पद से त्याग दे दिया, 1890 इन्होंने रिजाइन दे दिया, प्रधानाध्यापक पद से रिजाइन दे दिया। बाद में इन्होंने नापतोल विभाग में निदेशक डायरेक्टर जो होता है, अंत में 1907 में इनका देहांत हो गया, निधन हो गया। तो ये याद रखना है कि भाई आवर्त नियम किसने दिया, आवर्त सारणी किसने दिया, तो मेंडलीव ने दिया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए। आगे जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है ये जानते हैं। मेंडलीव के समय कुल 63 तत्व ज्ञात थे, याद रखना है। न्यूलैंड्स के समय 56 तत्व, मेंडलीव के समय 63 तत्व। और ये डोब्रेनर का तिर्यक नियम जो था उस समय 20 गो तत्व के बारे में उनका नियम है जो कि फॉलो कर रहा था, फिर है जो कि फेल हो गया। मेंडलीव के समय कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे। 1871 में मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम के आलोक में तत्वों की एक सारणी का निर्माण किया, तत्वों की एक सारणी का निर्माण किया जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। इसने कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तीनों वर्ग 1 वर्ग 8 में रखा। मेंडलीव ने अपनी सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए, मतलब मेंडलीव को कुछ मालूम था कि भाई आगे जा कर के फ्यूचर में बहुत सारे तत्व का आविष्कार होगा, इसलिए बहुत सारा रिक्त स्थान छोड़ दिया और वहाँ पर प्रश्नवाचक जो होता है प्रश्न चिन्ह लगा दिए। बाद में चलकर स्कैडियम, गैलियम, जर्मेनियम का आविष्कार होने से इन रिक्त स्थानों में रखा गया। बाद में जा कर के ये सब का आविष्कार हुआ तो इस रिक्त स्थान में रखा गया। उस समय तक उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन का आविष्कार नहीं हुआ था। ये याद रखना है, पूछेगा उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या नोबेल गैस। नोबेल गैस भी बोलते हैं उत्कृष्ट गैस को। याद रखना है कि संख्या तो 6, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम का संकेत He, नियॉन का Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टन का Kr, जेनॉन का Xc और रेडॉन का Rn। ये 6 तत्व जो होते हैं ये अक्रिय गैस हैं, उत्कृष्ट गैस है, नोबेल गैस है। इसको याद रखना है। जिस समय मेंडलीव है कि आवर्त सारणी बना रहे थे ना, उस समय अक्रिय गैस का आविष्कार नहीं हुआ था। जब इन तत्वों का आविष्कार हुआ तो इन्हें अलग स्तंभ में रखा गया। जब अक्रिय गैसों का आविष्कार हुआ तो अलग स्तंभ में रखा गया, जो आगे देखा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषता क्या है? वर्ग और उपवर्ग। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं, इसको याद रखना है। ये VVI है। उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग। उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसमें रोमन अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के रोमन वर्ग को हम रोमन अंक से डिनोट करेंगे। वर्ग को हम रोमन अंक से डिनोट करेंगे। ये सब हम समझते जाएंगे और याद भी करते जाएंगे। कारण क्या है, एग्जाम में पूछता है। अगर हम याद नहीं करेंगे तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा और समझेंगे नहीं तो भी समझ में नहीं आएगा। तो दोनों पार्ट याद रखना है। जिसे जिसे हम बोलते हैं उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं और इसको रोमन अंक से डिनोट करते हैं। प्रत्येक वर्ग को A और B 2 वर्गों में बांटा गया। प्रत्येक वर्ग जो है ना उसको A और B 2 वर्ग में बांट दिया। वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 7 तक के A और B 2 वर्ग एक ही वर्ग के अंतर्गत रखे गए, किंतु वर्ग 8 में तीन उप तत्वों के 3 क्षैतिज कतारें हैं जो कि वर्ग 0 में सिर्फ एक उदग्र स्तंभ जिसे उत्कृष्ट गैसों को रखा गया। वर्ग 0 था ना उसमें है जो कि अक्रिय गैस को रखा गया। कुछ ऐसे भी तत्व है जो रासायनिक दृष्टि से एक ही परिवार के सदस्य माने जाते हैं, उसको रखा गया। इसमें है जो कि हमें याद रखना, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये सवाल पूछता है परीक्षा में। क्षार धातु है। वर्ग 1A में कौन सी धातु आती है? क्षार धातु। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। वर्ग 1A में क्षार धातु आती है। वर्ग 2A में क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 1A में क्षार धातु, वर्ग 2A में क्षारीय मृदा धातु आता है। 6A में चालकोजन, 6A में चालकोजन। फिर लास्ट में ये सब जान जाएंगे 6 से क्या है, ये सब याद रखना है। वर्ग A में क्षार धातु, वर्ग 2A में क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 6A में जो होता है चालकोजन। अब वर्ग 7A में हाइलोजन्स, वर्ग 7A में हाइलोजन्स। वर्ग 0 में उत्कृष्ट गैस, वर्ग 0 में उत्कृष्ट गैस। याद हो गया? फिर से हम रिपीट करते हैं। वर्ग 1A में क्या है? क्षारीय धातु है। वर्ग 2A में क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। वर्ग 6A में क्या है? चालकोजन है। वर्ग 7A में क्या है? हाइलोजन है। वर्ग 0 में हमारा उत्कृष्ट गैस सक्रिय गैस है। वर्ग 1B में मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु। वर्ग 1B में मुद्रा धातु। वर्ग 8 में प्लेटिनम धातु है, वर्ग 8 में प्लेटिनम धातु।
वर्ग 3b में लेथेनाइडस है और वर्ग 3b में एक्टिनाइडस है। तो इसको भी याद रखना नहीं है, हमें मेन यहाँ तक के याद रखना है, उत्कृष्ट गैस तक के। वर्ग 1a में क्षार धातु, वर्ग 2a में क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 6a में चाल्कोजन, वर्ग 7a में हाइलोजन, वर्ग 0 में उत्कृष्ट गैस। यह है कि उदाग्र को हम वर्ग कहते हैं, उदाग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आवर्त के बारे में जानिए। देखिए आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। यही दोनों सवाल बार बार पूछता है और इसी में कन्फ्यूजन होता है, उदाग्र को वर्ग और क्षैतिज को आवर्त। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो उदाग्र है ना, उदाग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग। इसको देखो लास्ट में गा आ रहा है तो वर्ग में भी गा आएगा, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में फिर भूलोगे नहीं। और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। आवर्त जो है 1 से लेकर के 7 तक के कुल 7 आवर्त है। आवर्त की संख्या 7, आवर्त की संख्या 7। इन आवर्तों में तत्वों की, इन आवर्तों में तत्वों की संख्या इस प्रकार से है। आवर्त 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से दर्शाया गया है। आवर्त 1 में 1 और 2, 2 गो तत्व, इसको याद रखना है। आवर्त 1 में 2 तत्व, आवर्त 2 में 8 तत्व, आवर्त 3 में 8 तत्व। आवर्त 1 जो है इसमें 2 तत्व है, जिसमें कौन कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम है। वर्ग 2 में जो है ये है कि 8 तत्व है, वर्ग 2 में 8 तत्व। अब वर्ग 3 में भी 8 तत्व है, वर्ग 3 में भी 8 तत्व। वर्ग 4 में जो है 18 तत्व है, वर्ग 4 में 18 तत्व। वर्ग 5 में जो है 18 तत्व है, वर्ग 5 में भी देखो 2, फिर 8, 8, फिर 18, 18, फिर 6 में 32। और 7वां जो है पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। याद हो गया? वर्ग ए में जो है वर्ग पहला आवर्त जो है, पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा आवर्त में 8 तत्व, तीसरा आवर्त में भी 8 तत्व है, चौथा आवर्त में ये 18 तत्व है, पाँचवा आवर्त में भी 18 तत्व, छठा में 32 और 7वां अभी पूर्ण नहीं है। तो देखो पहला में 2 है ना, तो ये हाइड्रोजन हीलियम हम सब याद किए हैं। परमाणु संख्या हाइड्रोजन पहला होता है, हीलियम दूसरा होता है, तो इससे याद हो गया। फिर अब तीसरा से 10वां तक के जो है 8, जब तीसरा से 10वां तक के जोड़ेंगे ना तो 10 हो जाएगा। देखो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 8 हुआ ना। तो तीसरा में कौन है? लिथियम है। चौथा में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के बाद हो गया हमारा फ्लोरीन, नियॉन, ये हो गया। फिर ये 8 हो गया। अब 10 तक के हो गया इधर, अब 11 हो गया। तो फिर वैसे ही 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। तो 11 से लेकर के 19 तक के हो गया इसमें। इसको भी पढ़े, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब पढ़े है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम होता है ना। तो ये आर्गन तक के हो गया 18, 8 गो। आवरी है जो कि 18 हो गया तो 19। तो 19 में अगला घर में तो 18 गो ना है, तो 19 में 18 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। 19 में 18 जोड़ देंगे, 19 से जोड़ेंगे, ये नहीं कि 19 + 18 कर देंगे तो जा करके हो जाएगा 37 हो जाएगा। नहीं, 19 से जब जोड़ोगे ना तो आपका, हम बताएं ना, जैसे देखो 3 में 8 जोड़ दोगे तो 11 होगा ना। तो इसका मतलब थोड़ा ही कि 11 नंबर होगा। 3 से जब काउंट करेंगे ना, जब भी जोड़ते हैं तो 3 के बाद वाला ना जोड़ते हैं, 4 से जोड़ते हैं। लेकिन हमको 3 से लेकर के काउंट करना है तो 10 ही तक के ना 8 को पूरेगा। वैसे ही इसमें 19 से 36 तक के 18 गो हो गया। फिर 36 के बाद हो गया 37, 37 से लेकर के 54 तक के 18 गो। फिर हो गया 55 से 86, 32 गो। क्लियर है? फिर हो गया हमारा 87। इस प्रकार से याद रखेंगे। तो पूछेगा आवर्त कितने हैं, तो 7 आवर्त है। समझ गए ना? आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त है। वर्ग कितने हैं? 8 वर्ग। उदाग्र को वर्ग कहते हैं, क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। क्लियर है? पहला आवर्त में कितने तत्व? 2 तत्व, दूसरा आवर्त में 8 तत्व, तीसरा आवर्त में 8 तत्व, चौथा में है कि 18 तत्व, पाँचवा में 18, छठा में 32 और 7वां अभी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। मेंडलीव की सारणी की उपयोगिता, नियमित अध्ययन में सुविधा। इसकी उपयोगिता क्या है भाई? नियमित अध्ययन में सुविधा। नियमित मतलब क्या होता है? लगातार अध्ययन में सुविधा होने लगा। इस सारणी की सहायता से तत्वों के उसके गुणों का अध्ययन करना काफ़ी आसान हो गया। किसी वर्ग के किसी विशेष तत्व तथा उसके यौगिक के गुणों की जानकारी हो जाने पर इस वर्ग के अन्य तत्वों को
और उसके यौगिक के गुणों को काफ़ी हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। एवं के बारे में जान गए तो आगे के बारे में भी जान जाते थे। वर्ग 1 के सोडियम का अध्ययन कर लेने से उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों की जानकारी हो जाती है। इस प्रकार वर्ग 7A में क्लोरीन का अध्ययन कर लेने से उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नए तत्वों का पूर्वानुमान, नियमित अध्ययन में की सुविधा, ये पढ़ना है खाली, याद रखना नहीं। नए तत्वों का पूर्वानुमान, जब मेंडलीव का आवर्त सारणी का आविष्कार हुआ ना, तो नए तत्वों का पूर्वानुमान लगाया जा सका। मेंडलीव ने अपनी सारणी में निर्माण करते समय कुछ अज्ञात तत्वों के लिए सारणी में कुछ रिक्त स्थान उधर पढ़वे किए कि भाई ये इसको अनुमान था कि आगे तत्व का आविष्कार होगा, इसलिए कुछ कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया था। और किंतु उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि आगे चलकर इन तत्वों का आविष्कार होने में इन्हें रिक्त स्थानों में रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने इस तत्वों को उसके यौगिक के संभावित मुख्य गुणों का भविष्यवाणी भी कर दी थी। क्लियर है। और सारणी जो 5.6 है, इससे है जो कि ये जो सारणी दिया हुआ है, इससे है जो कि प्रारंभ में इसके नाम एका बोरोन, एका सिलिकॉन और एका एल्युमिनियम रखे गए। याद रखना है, प्रारंभ में जो इसका नाम जो है एका एल्युमिनियम, गैलियम, एका सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है, ये सब रखा गया इसमें परमाणु द्रव्यमान। इस सब के बारे में हम जानेंगे, आगे पढ़ेंगे बढ़िया से। देखो, प्रारंभ में इसके नाम जो है एका बोरोन, एका सिलिकॉन और एका एल्युमिनियम रखे गए। बाद में ये तत्व वास्तव में आविष्कृत होकर के इसके नाम में क्रमशः अस्केडियम, जर्मेनियम, गैलियम पड़े। याद रखना है, अस्केडियम को एका बोरोन, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन और गैलियम को एका एल्युमिनियम कहते हैं। याद रखना है ना, अस्केडियम को एका बोरोन, अस्केडियम को क्या कहते हैं? एका बोरोन कहते हैं। अस्केडियम को एका बोरोन कहते हैं, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन कहते हैं, अस्केडियम को एका बोरोन, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन कहते हैं और गैलियम को एका एल्युमिनियम कहते हैं। ये सवाल बार बार परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, समझ गए? याद रखना है, अस्केडियम, जर्मेनियम, गैलियम को क्या कहते हैं? तो एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका एल्युमिनियम कहते हैं। क्लियर है। और इन तत्वों को मेंडलीव द्वारा रिक्त छोड़े गए स्थानों में ही रखा गया। उपयुक्त सारणी से स्पष्ट गैलियम और जर्मेनियम के गुण मेंडलीव द्वारा पूर्वानुमानित गुणों के अनुरूप ही पाए गए। मेंडलीव की दूरदर्शिता का परिचय, ये अनुमान भी लगा दिए थे, वो भी है जो कि काफ़ी लोग मुश्किल चीज़ है अनुमान लगाना कि भाई ये तत्व का आविष्कार होगा। परमाणु द्रव्यमान में सुधार, मेंडलीव के समय कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान गलत निकाले गए थे। मतलब मेंडलीव जब आया था ना, तो पहले से है जो कि कुछ तत्व ऐसे थे जिसका परमाणु द्रव्यमान गलत निकाला गया था, मेंडलीव ने उसको सुधार किया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी से उसके अन्य गुणों के ध्यान में रख करके उन्हें उचित स्थान पर रखा। बाद में इसी आवर्त सारणी के आधार पर उन तत्वों के ठीक ठीक परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हुए, ठीक ज्ञात किया। बेरिलियम, इंडियम और गोल्ड, उदाहरण के लिए बेरिलियम, इंडियम और गोल्ड का परमाणु द्रव्यमान गलत निकाला हुआ था, इसको सही किया। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात होते हैं। परमाणु द्रव्यमान, तुल्यांकित द्रव्यमान और संयोजकता, ये सूत्र याद रखना। परमाणु द्रव्यमान जो होता है तुल्यांकित द्रव्यमान गुना संयोजकता होता है। परमाणु द्रव्यमान तुल्यांकित द्रव्यमान गुना संयोजकता होता है। परमाणु द्रव्यमान जो होता है तुल्यांकित द्रव्यमान गुना संयोजकता होता है। तत्वों का तुल्यांकित द्रव्यमान प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है और तत्वों की संयोजकता आवर्त सारणी में उसके स्थान से निश्चित की जाती है। उपयुक्त सूत्र से तत्व का ठीक परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। बेरिलियम का तुल्यांकित द्रव्यमान प्रयोग द्वारा 4.5 पाया गया। बेरिलियम के अधिकांश गुण एल्युमिनियम के समान होते हैं, तो बेरिलियम को एल्युमिनियम की तरह त्रिबंधन वाले बॉक्स में रखा गया। उसके अनुसार परमाणु द्रव्यमान जो होता है 13.5 होता है। आवर्त सारणी में बेरिलियम का स्थान कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, ये सब पढ़ना है ऐसे ही। तत्वों की संयोजकता, आगे हम पढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता क्या होता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में विशेष सभी तत्वों के संयोजकता एक ही होती है। आवर्त सारणी के जो भी किसी विशेष वर्ग है ना, सभी तत्वों की संयोजकता एक ही होती है। अगर वर्ग 1 लेंगे ना तो सबका संयोजकता 1, वर्ग 2 लेंगे तो सबका संयोजकता 2। किसी आवर्त में यह क्रमिक रूप से परिवर्तित होती है। हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता, आवर्त सारणी में वर्ग में तत्वों की संयोजकता हाइड्रोजन के सापेक्ष 1 से 4 तक के बढ़ती है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 1 से 4 तक के बढ़ती है। जिसके वर्ग 1 में है तो उसकी संयोजकता 1 होगा, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4। लेकिन 4 के बाद वाला जो है वो घटता है, पुनः क्रम से घटते हुए 4 से 1 पर आती है। जैसे देखो, अगर किसी के बाद है कि जैसे 5, किसी का लास्ट में 5 तत्व है। हम लोग संयोजकता के बारे में 9 क्लास में भी पढ़े हैं। तो किसी के अंतिम कक्षा में अगर 5 तत्व है तो इसका संयोजकता क्या होगा? -3 होगा। अगर किसी का अंतिम कक्षा में 6 है तो इसकी संयोजकता -2 होगा। मतलब 8 से माइनस करेंगे
5 है तो 5 माइनस 8 करेंगे तो फिर घटते चल जाएगा। वर्ग 1 2 3 4 5, देखो वर्ग 1 2 3 4, 4 तक के 4 है, फिर 5 का क्या हो जाएगा 3, 6 का 2, 7 का 1, माइनस में होता है लेकिन माइनस लिखते नहीं। क्लियर है। ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता, आवर्त सारणी के वर्ग में तत्व रहता है, जिस वर्ग में तत्व रहता है ऑक्सीजन के सापेक्ष उसकी अधिकतम संयोजकता वर्ग की संख्या के बराबर होता है। और आवर्त 3 के तत्वों के उच्चतम अवस्था वाले ऑक्साइड को इस बात की पुष्टि करती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के सापेक्ष इसका बढ़ते चल जाता है, 1 के 1, 2 के 2, 3 के 3, 4 के 4, 5 के 5, 6 के 6, 7 के 7। अनुसंधान कार्य में सहायता, मेनलिप जो आवर्त सारणी लाए इससे अनुसंधान कार्य में भी सहायता हुआ। आवर्त सारणी में किसी तत्व विशेष का स्थान देख करके निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस तत्व का अन्य तत्वों के साथ किसी प्रकार का संबंध होगा। अतः रसायन शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक के लिए यह सारणी अत्यंत उपयोगी प्रमाणित हुई। अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक के लिए यह सारणी अत्यंत उपयोगी प्रमाणित हुई। मेनलिप की आवर्त सारणी के दोष क्या है? मेनलिप की आवर्त सारणी के निम्नलिखित दोष है। पहला, हाइड्रोजन का स्थान, इसका भी दोष है। तो ये सभी हम आपको याद रखना है, समझ गए ना, समझ करके रखना है। और इसकी जैसे हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 4 तक के बढ़ती है फिर घटती है। ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 7 तक के कंटिन्यू होती है। मेनलिप की आवर्त सारणी के दोष क्या है, इसमें बुराई क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन का स्थान, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित। अनिर्णित मतलब हुआ हाइड्रोजन का स्थान ये निर्णित नहीं कर पाए थे कि कहाँ रखना चाहिए। हाइड्रोजन के कुछ गुण क्षार धातु के मिलते थे, तो क्षार धातु हम लोग पढ़े है ना, वर्ग 1 में क्षार धातु सदृश होने के कारण इसे वर्ग 1 में रखा गया। क्षार धातु ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ है जो कि रखा गया। क्लियर है। किंतु इसके कुछ गुण हाइड्रोजन के साथ जैसा भी है जो कि रहता था। कुछ गुण हाइड्रोजन हम लोग पढ़े ना, वर्ग 1 में क्षार धातु, वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 6A में हो गया चाल्कोजन, वर्ग 7A में हाइड्रोजन, वर्ग 0 में अक्रिय गैस। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो वर्ग 7 का जो हाइड्रोजन तत्व था उससे भी हाइड्रोजन का गुण मिलता जुलता था। तो ये मेंडलीव का पहला नियम जो है, गुण जो दोष जो है, ये यही कहता है कि हाइड्रोजन का स्थान में कन्फ्यूजन था भाई, कि उसका कुछ गुण मिल रहा है वर्ग 1 के साथ, कुछ गुण वर्ग 7 के साथ मिल रहा है। क्षार धातु और हाइड्रोजन का तुलना कर रहा है। क्षार धातु विद्युत धनात्मक होती है, हाइड्रोजन भी विद्युत धनात्मक होता है, हाइड्रोजन भी विद्युत धनात्मक होता है। क्षार धातु अपकारक होते हैं, हाइड्रोजन भी अपकारक होते हैं। क्षार धातु ये NaF सोडियम फ्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, सोडियम आयोडाइड, ये हाइलाइट बनाती है। हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये भी हाइलाइट बनाते हैं। ये Na2O K2O आदि ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाता है। कहने का मतलब ये है कि क्षार धातु और हाइड्रोजन दोनों में समानता क्या है, आखिर दोनों में क्या समान पाया जाता है उसके बारे में। तो जैसे हम कहें ना कि हाइड्रोजन का गुण क्षार से भी मिलता है और हाइड्रोजन से भी मिलता है। क्षार तो पहला में है, हाइड्रोजन 7वां में है, तो इसके लिए उसका स्थान। तो आप कहोगे सर कैसे मिलता है क्षार से, क्षार से कैसे मिलता है? तो हम कहेंगे कि देखो हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है ना, क्षार धातु जो होती है सारा के सारा हम लोग पढ़े हैं धातु अधातु में कि धातु विद्युत धनात्मक होती है ना, तो क्षार धातु विद्युत धनात्मक होती है। और ऑक्सीजन है जो कि हाइड्रोजन जो है अवकारक होते हैं और क्षार धातु भी अवकारक होते हैं। हाइड्रोजन भी हाइलाइट बनाते हैं, क्षार धातु भी हाइलाइट बनाते हैं। हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिला तो ऑक्साइड बनाया ना, क्षार धातु भी ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये समानता हुआ। अब हाइड्रोजन के आप कहोगे सर अच्छा ये बताइए, क्षार धातु और हाइड्रोजन के बीच समानता तो हम पढ़ लिए, अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच समानता क्या है? देखो हाइड्रोजन अधातु है और हाइड्रोजन भी अधातु है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अधातु है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि हाइड्रोजन क्या है, धातु अधातु उपधातु क्या है, तो अधातु। ये हो गया पहला। हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक होता है। कहीं भी हम देखते हैं कि जब भी हाइड्रोजन लिखिएगा तो H2 होता है कि नहीं होता है। हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसको भी तो के रूप में लिखते हैं। हाइड्रोजन भी एक प्रकार का गैस और हाइड्रोजन भी गैस है। तो सर कभी धातु अधातु बोल रहे हैं, कभी गैस बोल रहे हैं, तो अधातु अलग चीज़ है, गैस अलग चीज़ है। जरूरी ना है कि अधातु हो गया तो गैस नहीं। बहुत सारे गैस ऐसे हैं जो अधातु होते हैं। क्लियर है। आगे हाइड्रोजन भी धातु के साथ संजोग करके हाइड्राइड बनाता है, हाइड्रोजन धातु के साथ संजोग करके हाइड्राइड बनाता है, और धातु भी के साथ संजोग करके हाइलाइट बनाता है, ये भी हाइलाइट बनाता है।
यह धातुओं के साथ संजो करके हाइड्राइड बनाता है। धातुओं के साथ संजो करके, हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड बनाएगा ना भाई धातु के साथ संजो करके। और यह धातु के साथ यह हाइलोजन है तो ये हाइलाइट, ये हाइड्रोजन है तो इसमें देखिए हाइड्रोजन भी धातु के साथ हाइड्राइड, अधातु के साथ हाइड्राइड, ये धातु के साथ हाइलाइट, अधातु के साथ हाइलाइट, ये भी तो क्षार धातु। ये अब सवाल पूछता है कि क्षार धातु और हाइड्रोजन के गुणों में समानता क्या है, तो क्या कहेंगे, क्षार धातु विद्युत धनात्मक होते हैं तो हाइड्रोजन भी विद्युत धनात्मक, क्षार अपकारक होते हैं तो हाइड्रोजन भी अपकारक, क्षार जो होते हैं हाइलाइट बनाते हैं तो हाइड्रोजन भी हाइलाइट बनाते हैं, क्षार ऑक्साइड बनाते हैं तो हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हाइलोजन और हाइड्रोजन के गुणों में समानता। हाइलोजन अधातु होता है तो हाइड्रोजन भी अधातु होता है, हाइलोजन द्विपरमाणुक है तो हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक है, हाइलोजन गैस है तो हाइड्रोजन भी गैस है। फिर हम लोग पढ़ें कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइलोजन जो होता है धातु के साथ हाइलाइट बनाता है, हाइलोजन हाइलाइट और हाइड्रोजन हाइड्राइड धातु के साथ, अधातु के साथ हाइलाइट, ये भी अधातु के साथ हाइड्राइड बनाता है। तो इस प्रकार से याद रखें। दुष्प्राय मृदा तत्वों का स्थान करा है। दुष्प्राय मृदा तत्वों की दो श्रेणी है जी, लैंथेनाइडस और एक्टिनाइडस। दुष्प्राय मृदा तत्वों की दो श्रेणी है, याद रखना है, लैंथेनाइडस एक्टिनाइडस। लैंथेनाइडस की परमाणु संख्या याद रखना है 57 से 71 तक के तत्व लैंथेनाइडस और 90 से 103 तक के तत्व एक्टिनाइडस। याद रखना है 57 से 71 तक के तत्व लैंथेनाइडस और 90 से 103 तक के तत्व एक्टिनाइडस। याद हो गया, लैंथेनाइडस एक्टिनाइडस, लैंथेनाइडस एक्टिनाइडस। लैंथेनाइडस क्या था, 57 से 71 तक के तत्व लैंथेनाइडस, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और 90 से 103 तक के तत्व एक्टिनाइडस। लैंथेनाइडस आवर्त सारणी के वर्ग 3b के अंतर्गत आवर्त 6 के सदस्य। यदि उन्हें इसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो यह असंगत प्रतीत होता है और संपूर्ण आवर्त सारणी की उपयोगिता समाप्त हो जाती है, और सारा के सारा आवर्त सारणी की उपयोगिता समाप्त होती है, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी के नीचे एक अलग कतार में रखा गया। इसी प्रकार एक्टिनाइडस को भी, जो आवर्त सारणी के वर्ग 3b में आवर्त 7 के सदस्य थे, उनको भी एक नीचे अलग कतार में रखा गया। तो इसमें याद रखना है लैंथेनाइडस एक्टिनाइडस। दुष्प्राय मृदा को लैंथेनाइडस और एक्टिनाइडस में रखा गया है। लैंथेनाइडस के अंतर्गत जो तत्व आते हैं वो 57 से 91 तक के आते हैं, एक्टिनाइडस के अंतर्गत जो तत्व आते हैं वो 57 से 71 तक के आता है लैंथेनाइडस, और ये होता है 90 से 103 तक के तत्व, याद रखना है। अब आगे है, हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के असंगत युग्म। असंगत युग्म मतलब अलग युग्म, क्लियर है। असंगत युग्म मतलब तत्वों के असंगत युग्म के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया, किंतु कुछ तत्व के लिए पद्धति का पालन नहीं हुआ। कुछ तत्व जो है इस पर ये सेट नहीं खाया, सीधी बात। आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40 है, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 है। देखो आर्गन का 40 है, जबकि आर्गन पहले होता है, पोटेशियम का 39 है, पोटेशियम बाद में होता है। आर्गन के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना कि आर्गन के परमाणु संख्या 18 होता है, पोटेशियम के 19 होता है, लेकिन द्रव्यमान देखो आर्गन के ही ज़्यादा है और पोटेशियम के ही कम है। किंतु ये आवर्त सारणी में आर्गन वर्ग ओ में, आर्गन अक्रिय गैस वाला में चल गया ना, पोटेशियम वर्ग 1 वाला में, पोटेशियम पहला वर्ग में क्षारीय धातु वाला में था। कोबाल्ट और निकेल के स्थान भी उचित क्रम में नहीं है। कोबाल्ट को इतना, ये सब टेलुरियम को आयोडीन के पहले रखा गया है। देखो टेलुरियम जो होता है 127.6 को आयोडीन के पहले रखा गया है, जो कि इस रियलिटी में इसके बाद आता है। थोरियम का परमाणु द्रव्यमान 232.12 को प्रोटएक्टिनियम के पहले रखा गया है। तो ये सभी चीज़ है जो कि कहा जा रहा है कि इसका भी कुछ हद तक करके सही था, धीरे धीरे इसका भी फैल हो गया। आगे जा कर के हम एक नया वैज्ञानिक आएंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखो, कुछ समान तत्वों को अलग अलग और कुछ असमान तत्वों को एक साथ रखा गया। कुछ समान तत्वों को अलग अलग और कुछ असमान तत्वों को एक साथ रखा गया। उदाहरण के लिए कॉपर और मरकरी को समान गुण वाले तत्व हैं, लेकिन आवर्त सारणी में ये दोनों अलग अलग रख दिए गए। दोनों को अलग अलग रख दिया गया, लेकिन आवर्त सारणी में ये दोनों अलग अलग वर्गों में रख दिए गए। सिल्वर और थैलियम भी समान गुण वाले तत्व हैं, किंतु इन दोनों को आवर्त सारणी में अलग अलग वर्गों में स्थान दिया गया। यही स्थिति बेरिलियम और लेड के साथ भी है।
इसके विपरीत असमान गुण वाले तत्व को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में स्थान दे दिया गया। कुछ असमान तत्व वाले गुण थे, उसको एक ही जगह पे दे दिया गया। इसे पढ़ेंगे आगे। देखो, समस्थानिक का स्थान। आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं किया गया। समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं किया गया। 8वें वर्ग में तीन तीन तत्वों को एक साथ रखा गया। 8वें वर्ग में तीन तत्वों को एक साथ रखा गया। ये इनका भी नियम है जो कि फैल हो गया, समझ गए ना। अब हमारा आएगा मोसले। मोसले एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने नियम दिया और इन्हीं के नियम को अभी हम लोग फॉलो करते हैं, जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें याद रखेंगे जो हम पढ़ाया है। पहला तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता के ऊपर ही पढ़ाया है, तत्वों के वर्गीकरण के लाभ। फिर ऑब्जेक्टिव बताए थे धातु अधातु के हिसाब से। सब सवाल को जो सवाल को ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं उसको लिख लिया करिए, और जो सवाल का तो आंसर खैर समझा ही देते हैं, याद हो ही जाता होगा। कुछ चीज़ को याद करिए, और ऑब्जेक्टिव जो सवाल जहाँ पे कहते हैं कि ये पूछता है सवाल, वो पूछेगा ही पूछेगा एग्ज़ाम में। उसको कॉपी में नोट कर लेना है और उसको याद करना है। जब भी आपको रिवीजन करने का मन करे, एक बार वीडियो देख लीजिए। वीडियो देख लोगे, बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। ऐसे अगर समय नहीं मिलता है वीडियो देखने के लिए, तो पढ़ाई भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको रिवीजन करना है उचित समझे, वैसा है जो कि रिवीजन कर लेना है। ये हम यहाँ तक के बताया है, एक चीज़ को प्रयास किए हैं आपको एक चीज़ को बारीकी से समझा दें। बाकी अगला चीज़ को अगले क्लास में पढ़ाएंगे, और पीछे वाला जो वीडियो अगर नहीं देखे हो तो उसको रिवीजन कर करके देखो, और ये सारा चीज़ है जो कि हम पढ़ा देंगे। फिर चैप्टर 1 भी पढ़ा देंगे, सब चीज़ फिर से रिपीट कर देंगे।